हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। और प्यारे, जैसा कि आप लोग को पता है कि कल यानी 2 फरवरी को बिहार 12th बोर्ड बायोलॉजी का एग्जाम संपन्न हुआ। बहुत फोन आया कि सर एग्जाम बहुत बढ़िया गया, एकदम झकास गया, बेहतरीन गया, एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं हुआ, सारे सब्जेक्टिव का आंसर लिख के आया, काफ़ी खुशी मिली। चलिए प्यारे, आज का जो इस सेशन है, इस सेशन में आपके जो 70 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे, वो सारे 70 क्वेश्चन के आंसर को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप लोग सभी आदमी आंसर मिला लेंगे। बेहतरीन ऑब्जेक्टिव भी था और 1-2 क्वेश्चन में आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी सब कुछ झकास है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और सभी आदमी एक एक करके और सरसई निगाहों से देखिएगा और आंसर मिला लीजिएगा। ठीक, चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? इसका आंसर क्या होगा? HIV। ये कब आपको पढ़ाए थे? जब आप लोग को मैं पढ़ा रहा था 8वां चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहाँ पर जब हम एड्स पढ़ा रहे थे, तो एड्स में मैंने बोला था कि एड्स क्यों होता है। HIV यानी वायरस का नाम था ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और ये रेट्रो वायरस ग्रुप का है। और इस वायरस में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA एज ए जीनोम होता है, और ये जब RNA हमारे बॉडी के सेल के अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या करता है? अपना एंजाइम भी डाल देता है। एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, और इस RNA से क्या बनता है? डबल स्टैंडर्ड DNA। उसके बाद ये DNA हमारे सेल के अंदर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? HIV। आंसर क्या होगा? HIV। चलिए, तो इस पर आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। डोपामिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, डोपामिन निकलना चाहिए और निकल के हमारे ब्लड में आना चाहिए, उसको नहीं आने देता है। कौन इसमें से कौन ड्रग? ठीक है, ये आपको कब पढ़ा है? ये भी 8वां चैप्टर का ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का है। तो इसमें आंसर होगा कोकेन। जब आप लोग को हम पढ़ा रहे थे कि कोका एल्किलॉइड्स और द कोकेन, है ना, जो कि अमेरिका में आपको मैंने बोला भी था। इस प्लांट का नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, वहीं से निकलता है। और ये कोकेन जब कोई लेता है तो वो क्या करता है? उसके बॉडी में डोपामिन को निकलने नहीं देता है। डोपामिन को निकलने में वो इंटरफेयर करता है। तो डायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लाइन है। आप लोग सभी अभी अपने अपने नोट्स में भी देखेंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वही लाइन है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? कोकेन। Which vitamin content increases due to conversion of milk to curd। एकदम पूरा जाना पहचाना क्वेश्चन। कितनी बार आपको जब टेस्ट लिए थे यहाँ पर, तो उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था कि जब दूध से दही बनता है तो उस दही में कौन विटामिन जो है अधिक मात्रा में हो जाता है, इनहांस हो जाता है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर प्यारे, विटामिन B12। विटामिन B12 पूरा याद भी है, क्लास में हम पूछते भी थे। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जब हम आपको 10वां चैप्टर पढ़ा रहे थे ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो मैंने बोला भी था कि भाई ये 3 चार्ट याद कर लो। बोले थे ना, कुछ एसिड का नाम बताए थे, उसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड था, और आप लोग को निमोनिक ट्रिक बताए थे, सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड वगैरह वहाँ पर। उसके बाद एक चार्ट और भी था, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, ये सब का क्या काम है। बोले कि यहाँ से क्वेश्चन रहना ही है, कुछ भी हो जाए रहना ही है, चाहे वो नीट हो जाए 12वीं का बोर्ड। तो क्वेश्चन आया भी, देखिएगा अभी और आगे मिलेगा, मिलाने वाला होगा एक। तो चलिए, कहता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन है? आंसर क्या होगा? स्टैटिन। चलिए, स्टैटिन। आगे चलते हैं। तो इसमें इसमें आंसर टिक कर देता हूं, इसका आंसर होगा स्टैटिन। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। बस मैं इसी क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहा था। ये क्वेश्चन देखिए कहां से है, जब आप लोग को पढ़ाए थे कुछ एंजाइम्स, कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में जो हमारे इंसान की जिंदगी में 4 चांद लगाता है, ये सब कहाँ से हमको प्राप्त हुआ था? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में। यानी माइक्रोब्स ये प्राप्त होता है और हमारी जिंदगी में 4 चांद लगाता है। तो बताए थे साइक्लो, कहता है कि इसमें कौन इनकरेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस्ड बाई फंगस, बिल्कुल सही है। आप लोग बताए थे कि साइकिल सीखने का ट्राइकोरोपॉली, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है कौन चीज? साइक्लोस्पोरिन ए। और ये क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट है, जिसमें किडनी लगता है, किडनी उडनी कोई ऑर्गन लगता है तो उसमें दवाई दिया जाता है। और ये फंगस, तो सही बात है, फंगस से निकलता है। स्टैटिन किससे निकलता है? तो इसमें बोले थे कि मन अस्कस करता है बहुत, मोनास्कस परप्यूरस निमोनिक दिए थे, वो भी एक प्रकार का इष्ट ही है। स्टेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से निकलता है। लेकिन ब्यूटारिक एसिड के बारे में क्या बोले थे? ये एक बैक्टीरिया से निकलता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम।
है ना, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम उसे निकलता है, और जबकि यहाँ पर गलत फलत क्या लिख दिया, फंगस से निकलता है। तो कहता है कौन पेयर इनकरेक्ट है, आंसर क्या होगा डी, बाकी तीनों क्या है ये सही है। तो कहता है कौन इनकरेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी आप लोग को याद ही है, नोस्टॉक, एनाबेना, ओस्लेटोरिया, ये सब क्या है, ये साइनोबैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो आंसर क्या होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये भी किस चैप्टर से था प्यारे, 10वां चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जब आप लोग को पढ़ाए थे लास्ट में कि बायो फर्टिलाइजर यानी जब माइक्रोब्स हमारे खेतों में फर्टिलाइजर का काम करें, हमारे मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। और बायो फर्टिलाइजर मैंने 3 नाम लिखाया था, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया का नाम, फंगस का नाम, और उसके बाद जो है साइनोबैक्टीरिया का नाम। 3 साइनोबैक्टीरिया। चलो 7वां क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ व्हाट आर द बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल, आप लोग को बोले थे कि खेतों में बटरफ्लाई, ये किस चैप्टर का प्यारे, ये आप दो चैप्टर का नाम जोड़ सकते हो, एक 12वां बायोटेक्नोलॉजी का यूज उस चैप्टर से भी जोड़ सकते हो, और दूसरी बात ये 10वां चैप्टर से भी आप जोड़ सकते हो, 10वां चैप्टर, ठीक है। कहाँ, तो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, कि जब हमारे खेतों में कैटरपिलर यानी बटरफ्लाई का जो लार्वा है, कैटरपिलर अगर हमारे खेतों को परेशान कर रहा है, हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो किसानों से कहते थे कि इसको कैसे किसी खाद को नहीं डालना है, पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं छिड़कना है, करना क्या है, मार्केट से क्या लाना है, बीटी, याद आया, बीटी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का स्पोर लाना है, पानी में मिलाना है और उसको छिड़कना है ना। और ये बीटी बैक्टीरिया क्या करता है, एक इनएक्टिव प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन जब ये पानी पिएगा, वो लार्वा इंसेक्ट, तो उसके गट में जाएगा, और गट में क्या हो जाएगा, ये वो एक्टिव हो जाएगा ये प्रोटीन, उसके बाद तो सब बता ही है, उसका गट में क्या होगा, परफोरेशन बढ़ जाएगा। तो कहता है कि किससे कंट्रोल करेंगे, तो आंसर होगा बैसिलस thuringiensis, एकदम पूरा आंसर, बैसिलस thuringiensis का ड्राई स्पोर मिलता है, पानी मिला के छिड़क देंगे, है ना। आगे चलते हैं, which of the following is one of the most resistant organic material, आप लोग को पता है स्पोरोपोलिन के बारे में बताए थे कि जो पोलिन ग्रेन होता है, पोलिन ग्रेन का जो वॉल होता है उसमें एक्साइन और इंटाइन होता है, इंटाइन इनर लेयर, एक्साइन आउटर लेयर, एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का। और स्पोरोपोलिन को ना तो टेम्परेचर कुछ बिगाड़ सकता है, ना एंजाइम से गला, ना अल्कली, ना एसिड, तो ये काफी रेसिस्टेंट होता है, इसी के कारण इसका क्या मिलता है, पोलिन ग्रेन का फॉसिल्स भी मिलता है। तो आंसर क्या होगा, स्पोरोपोलिन, सारा चर्चा भी किए थे। आगे, which of the following cell is present in pollen grain of angiospermic plant, जब आपको क्वेश्चन हम डील कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मैंने आपको गेस दिया था, जब हम क्वेश्चन डील कर रहे थे उस समय भी हम आपको बताए थे कि पोलिन ग्रेन के बारे में जानिए कि पोलिन ग्रेन में जब 2 सेल वाला पोलिन ग्रेन होता है तो उसमें क्या क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनेटिव सेल, बहुत बताए थे। तो बस ये दोनों सेल मिलाकर यानी पोलिन ग्रेन में क्या होता है, एक ये भी और ये भी, और ये सब ए और बी, ठीक है, ए और बी। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज पेरिस्पर्म नॉट फाउंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड पेरिस्पर्म इज नॉट फाउंड, देखिए आप लोग को ये भी हम क्लास में खड़ा खड़ा करके पूछते थे, ठीक है। बीट, आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ, बीट यानी चुकंदर और ब्लैक पेपर एंड काली मिर्च, ये दोनों में क्या होता है कि बोले थे ना परसिस्टेंट न्यूसिलस, जनरली न्यूसिलस क्या होता है, न्यूसिलस जो एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ होता है वो तो गायब हो जाता है, जनरली गायब हो जाता है, पूरा एम्ब्रियो सेक जो है, एम्ब्रियो सेक पूरा न्यूसिलस को खा जाता है, लेकिन कभी कभी किसी प्लांट में न्यूसिलस का एक पतला लेयर रह जाता है, तो कहाँ चुकंदर में यानी बीट में और ब्लैक पेपर में, और इसीलिए आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, दोनों में पेरिस्पर्म मिलता है। व्हाट इज पेरिस्पर्म, परसिस्टेंट न्यूसिलस ओव्यूल के अंदर होता है, एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ, वो बच जाता है, उसी को बोलते हैं पेरिस्पर्म। ओके, अगला, which of the following seed has more than one embryo, ये भी पढ़ाए थे आप लोग के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट में, 2 चीज पढ़ाए थे, एपोमिक्सिस और पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी का मतलब होता है जनरली एक सीड के अंदर में एक ही इम्ब्रियो होता है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक इम्ब्रियो होता है तो उसे पॉलीइम्ब्रियोनी कहते हैं। और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि साइट्रस, मैंगो, ऑरेंज, यानी है ना, और उसमें लिखा हुआ है कि ऑरेंज को आप स्क्वीज करके देखिएगा तो उसमें क्या मिलेगा, बहुत सारे इम्ब्रियो। आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज कॉटिल्डन कॉल्ड इन ग्रास फैमिली, पूरा का पूरा सारा एनसीईआरटी का लाइन है कि ग्रास के केस में हम आपको बताया था, ग्रास के केस में खास करके, वैसे मोनोकॉट के केस में, लेकिन मोनोकॉट में भी खास करके कौन, ग्रासेस फैमिली में जो कॉटिल्डन होते हैं, एक ही कॉटिल्डन हो गए, क्योंकि मोनोकॉटिल्डन है, ग्रास क्या है, मोनोकॉटिल्डन है, और उसमें उस कॉटिल्डन का नाम क्या होता है, एस्क्यूटेलम, इसीलिए खास करके आंसर क्या होगा यहाँ पर, एस्क्यूटेलम। ओके, तो चलिए सब एनसीईआरटी का लाइन ही है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
which cell of the embryo sac becomes primary endosperm cell after ट्रिपल फ्यूजन। आपको ये सब भी खूब बताए थे सेकंड चैप्टर में कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेंट्रल सेल, याद है ना, सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और एग क्या बन जाता है, एग बनता है, एग जो ऐसे होता है ना एग, और ये सिनर्जिड, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल सेल। तो ये जो दो मेल गैमेट आया, तो एक मेल गैमेट इससे मिलता है, तो एक मेल गैमेट इससे मिलता है, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी, और फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी इसका मतलब ये बन गया जायगोट। और उसके बाद ये क्या, ये सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल का ये दो न्यूक्लियस है एन और एन, यहाँ पर एक मेल गैमेट आया, तीन वो मिल गया, ये हो गया, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद इस सेंट्रल सेल का नाम हो जाता है पीईसी, क्या हो गया, पीईसी, और इसका नाम हो गया पीईएन, ये न्यूक्लियस का नाम। और ये सब तो क्या कर जाते हैं, डिजेनरेट, दोनों सिनर्जिड डिजेनरेट, और तीनों एंटीपोडल, पांचों तो खत्म हो जाता है ना, दो ही सेल बचता है, एक एग और ये, तो एक बन गया जायगोट और ये बन गया पीईसी। क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक बिकम्स पीईसी, पीईसी आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, आंसर क्या होगा, सेंट्रल सेल, आंसर क्या होगा, सेंट्रल सेल। पूरा डिस्कशन किए हुए हैं बहुत बार, कितनी बार बोले, तो एकदम जाना पहचाना क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ाया हुआ, सब दिन क्लास में खड़ा करके पूछा हुआ, वो सारा क्वेश्चन आया, खुशी खुशी से आप लोगों ने बनाया, बहुत खुशी हुई। आगे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। कितनी बार पूछे थे कि सिनर्जिड ये पॉलन ट्यूब को कौन गाइड करता है कि दोनों दुल्हा राजा को, दोनों मेल गैमिट को तुम कहां ले जाओ, एग एपेटस के पास। तो एग एपेटस, जैसा कि आपने देखा था कि एग एपेटस में क्या होता है, एक लंबा सेल, एक दो छोटा सेल, ये बार, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज सेल को एग, और इसको बोलते हैं सिनर्जिड, इसको बोलते हैं एग एपेटस। और इस सिनर्जिड के ऊपर क्या था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये भी सब भी आपको हमने अपने गेस्ट ऑब्जेक्टिव में दिया था आपको। तो ये क्या होता है, फिलिफॉर्म और फिलिफॉर्म से केमिकल निकलता है, और वो केमिकल किसको गाइड करता है, पॉलन ट्यूब को, आइए दुल्हा राजा को यहाँ लेके आइए, दुल्हन यहाँ बैठी है, गाइड करता है, पथ प्रदर्शक का काम करता है। तो आंसर क्या होगा, फिलिफॉर्म एपेटस। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोर लाइक एप, ये भी आपको मैंने बताया था इवोल्यूशन चैप्टर में। इवोल्यूशन चैप्टर का जो लास्ट पेज था, जब आप लोग को पढ़ा रहे थे, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, याद है, डॉक्टर रामा ऑस्ट्रेलिया से आया, होम हैवी लेकर के, कुछ याद है, सारा निमोनिक, तो डॉक्टर रामा, तो डॉक्टर मतलब क्या हुआ, ड्रायोपिथिकस, रामा माने रामापिथिकस, और होम हॉबी लेके आया है ना, डॉक्टर रामा ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, और उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस नाम जावा मैन, ऐसे करके मैंने आपको पढ़ाया था निएंडरथल मैन और होमो सेपियंस। तो माय डियर, उसमें पहला लाइन जो पढ़ाए थे आप लोग को ड्रायोपिथिकस में पहला लाइन देखिएगा, आपके नोट्स में लिखा है, बोले कि मोर एप लाइक, मैंने क्लास में चर्चा भी किया है कि ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है और एक बार 12वीं के बोर्ड में भी आ चुका है कि ड्रायोपिथिकस लंगूर से ज्यादा मिलता था। और रामापिथिकस के बारे में बताए थे, रामापिथिकस में मोर मैन लाइक, मोर, और दोनों क्वेश्चन पर हमने डील किया था और क्लास में जोर दिया था कि प्यारे ये दोनों तैयार कर लेना। तो ड्रायोपिथिकस क्या था, मोर एप लाइक, और अगर रामापिथिकस पूछता तो क्या होगा, मोर मैन लाइक। तो आंसर क्या होगा, ड्रायोपिथिकस। आगे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कॉजेज लैक्टोज टू इंटर द बैक्टीरियल सेल। अब देखिए, जिस वक्त आपको हम पढ़ा रहे थे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कैसे क्या होता है आपके बॉडी में, जैसे हमने आपको बोला था, क्या पढ़ा रहे थे, लैक ऑपेरॉन, कि जब कोई बैक्टीरिया या कोई सेल हमारे बॉडी में जब लैक्टोज नहीं आता है, तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जो 3 एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम का नाम क्या होता है आप लोग याद है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, सब याद कीजिए, खूब रटवाए थे, पूछते भी थे हम। ट्रांस एसिटाइलेज हमने बोला भी था क्लास में, आप मेरी लाइन को, मेरी बातों को याद कीजिए कि इस तीनों में से एक क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, क्लास में बोले थे। और कितनी बार हम पूछा करते थे, कभी कभी आप लोग फंस भी जाया करते थे, मुझे याद है। तो मैंने बोला था कि तीनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन आ ही गया, परमिएज। क्वेश्चन कहता है ये क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है, और परमिएज मतलब ये सेल के अंदर लैक्टोज को ले जाने का काम करता है, इसके बारे में। तो क्वेश्चन वही पूछता है, कौन एंजाइम लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल के एंट्री करवाता, आंसर क्या होगा, परमिएज। और ये भी बताए थे लैक ऑपरेंट में, जरा याद करो कि यहाँ पर क्या होता है, आई जीन, उसके बाद ये क्या होता, प्रोमोटर, ये क्या होता, ऑपरेटर, और ये क्या था, याद करो, यहां पर था 3 जीन, एस जीन में क्या था, जिया, याद है, जिया। तो वाई क्या बनाता है, परमिएज, जेड क्या बनाता है, बीटा ग्लूकोसाइड, और ये क्या, ट्रांस। तो आज इसके बारे में क्वेश्चन पूछा, याद है ना, यानी लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए हमें 3 एंजाइम चाहिए, उसमें से इस एंजाइम का नाम काम क्या था, सेल के अंदर लैक्टोज को अंदर ले जाना। वही क्वेश्चन पूछा, who stated that in double stranded DNA sum of purine
नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू सम ऑफ द पायरिमिडिन। ये तो इस पर तो आप लोग को मैंने पूरा क्वेश्चन बनवाया था, याद करो चारगप्स रूल। जब हम डीएनए पढ़ाते हैं तो चारगप्स रूल पढ़ाते हैं। चारगप्स रूल पे क्या किया गया, टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन बराबर टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडिन बताए थे ना आप लोग को, क्वेश्चन बनवाए थे, पूरा प्रैक्टिस करवाए थे। 18%, 20% पूरा तुरंत मैंने क्या बोला था, बिना कलम छुए आंसर नहीं दिया तो पढ़ना बेकार हो गया, और आप लोग ऐसा किए भी थे सब। तो प्यारे वही है, ये चारगप्स रूल है। चारगप्स रूल में कहा जाता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, दोनों में लागू होता है। टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन बराबर टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडिन। ओके, चलिए आंसर क्या होगा, चारगप्स रूल। अगला है ए टिपिकल न्यूक्लियोजोम इज कंपोज्ड ऑफ। हमने आपको बोला था और हमारे गेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यूक्लियोजोम पर शॉर्ट नोट्स, न्यूक्लियोजोम पर शॉर्ट नोट्स की बनाइएगा, ये ऑक्टामर बॉल बनाइएगा ऐसे ऐसे करके। हम आपको बताए थे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने बोला कि H1 छोड़ करके H2A H2A H2B H2B H3 H4 H4 H3, यानी ये H3 H3 H4 H4 H2A H2A H2B H2B, ये ऑक्टामर। और उसके बाद इस पर आपने क्या लपेटा था, डीएनए का 200 बेस पेयर वाला डीएनए ला करके कितना लपेटा, 1.25 लपेटा, या था ना 1.75। और उसके बाद आपने इसको किससे लॉक किया था, H1 हिस्टोन प्रोटीन से, और इसका नाम हो गया था न्यूक्लियोजोम। और इसका कितना था डायमीटर, 10 नैनोमीटर। ओके, उसी के बारे में पूछता है, ए टिपिकल न्यूक्लियोजोम इज कंपोज्ड ऑफ, एक ये भी होगा बोथ ए एंड बी, इसीलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद व्हाट डिड हर्शे एंड चेस कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट जो करवाए थे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और 3 स्टेप में याद है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ऐसे करके बनाए थे। दो प्रकार का बैक्टीरियोफाज बनाया था, याद है ना, क्या S35 और P32 वाला, बस वही। और आपने क्या निकाला कंक्लूजन कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए ही अंदर जाता है। जब किसी बैक्टीरिया पर कोई बैक्टीरियोफाज हमला करता है, इन्फेक्शन करता बैठता है, तो प्रोटीन अंदर नहीं जाता है, प्रोटीन का खोली अंदर नहीं जाता है, अंदर जाता क्या है, डीएनए है ना, उसका जेनेटिक मटेरियल। यही इसमें क्या कहा गया था कि प्रोटीन फ्रॉम वायरस इंटर्स, नो, डीएनए फ्रॉम, यस, आंसर क्या होगा, डीएनए फ्रॉम द वायरस इंटर्स द बैक्टीरिया। यही इसका कंक्लूजन था, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड म्यूचुअल ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन कॉल्ड। क्या होगा, कहता है कि इंट्रॉन को निकालिए और एक्सॉन को जोड़िए, इंट्रॉन को निकालिए और एक्सॉन को जोड़िए। इसको क्या सिखाए थे, स्प्लाइसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में बताए थे, खास करके यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं। प्रोकैरियोटिक में जो भी ट्रांसक्रिप्शन के बाद बन के आया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था मैसेंजर आरएनए। लेकिन हम लोग में ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो भी बन के आया था उसका नाम क्या था, एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए में बहुत कमी है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए में बहुत कमी थी। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 5 प्राइम और 3 प्राइम, 5 प्राइम पर कैपिंग और 3 प्राइम पर टेलिंग किया था। और जो इंट्रॉन था, जो नॉन कोडिंग था, उसको फेंके थे, और जो कोडिंग था उसको हमने जोड़ा था। एक्सॉन जोड़ेंगे, सब ट्रिक सिखाए थे। एक्सॉन कोडिंग, इसको जोड़ेंगे, इंट्रॉन को फेंकेंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो 3 काम करते थे, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। इस तीनों को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो वही क्वेश्चन पूछता है कि स्प्लाइसिंग में क्या करते थे, तो वही इंट्रॉन को फेंकते थे और एक्सॉन को जोड़ते थे। इसका मतलब आंसर क्या होगा, स्प्लाइसिंग। अगला है, Which of the following statement is incorrect about the genetic code? आपको मैंने बोला था कि जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडन दोनों सेम ही चीज है। इस पर आप तैयार कर लो, क्वेश्चन आना ही है, चाहे शॉर्ट हो या ऑब्जेक्टिव, आना ही है। मैंने बोला था कोरे कागज पर लिख लो, आना ही है, आ ही गया। इसमें कहता है कि जेनेटिक, हमने आपको क्लास में बतवाया था, इट इज कोमालेस, इट इज डिजेनरेट, इट इज अनएम्बिगुअस, इट इज नॉन ओवरलैपिंग। याद करो। तो प्यारे इसमें कहता है कौन जो है इनकरेक्ट लिखा इसके बारे में, तो जेनेटिक कोडोन ट्रिपलेट होता ही था, आपको पता ही है। जैसे मान लो AAA या AUG, देखो 3 मैसेंजर आरएनए पर बैठा हुआ लगातार 3 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से एक जेनेटिक कोडोन का निर्माण होता है, तो वही तो है। उसके बाद इट इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, ये बोलता। एम्बिगुअस का मतलब हर एक जेनेटिक कोडोन किसी न किसी एमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता ही है। 64 - 3 याद है ना,
64 माना है तो 64, लेकिन 3 क्या बदमाश है, तो 61 कोडोन में से हर कोडोन किसी न किसी एमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता ही है, 64 के 64 नहीं। अगला, इट इज डिजेनरेट, ये भी सही था। डिजेनरेट का मीनिंग क्या था, मोर देन वन कोडोन, मोर देन वन जेनेटिक कोडोन या कोड एक ही सेम एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता हो तो इसको क्या कहते हैं, डिजेनेरेसी। जैसा कि आपने देखा GGA, GGU, GGC, GGG, यानी ये भी क्या है, ग्लाइसिन, ये भी क्या है, ग्लाइसिन, ये भी क्या है, ग्लाइसिन, ये भी क्या है, ग्लाइसिन। तो इस गुण को भाई चारों एक ही सेम ही एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, इसको क्या बोलते हैं, डिजेनेरेसी। तो ये लाइन सही, ये लाइन सही। कहता है कौन इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 64 के 64 जेनेटिक कोडोन एमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करता। 3 बदमाश है, 3 कौन कौन बदमाश था याद किया, UAG, UGA और UAA, एम्बर, ओपल और ओकर, याद है ना। ये तीनों कोई काम का नहीं है, इस तीनों से कोई एमिनो एसिड रिप्रेजेंट नहीं होता, और ये लिखता है कि 64 के 64 एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन गलत है, आंसर डी। अगला, DNA कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज DNA, आप लोग को पढ़ाए थे कब, ये 11वां चैप्टर का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी में, कि DNA अंदर जा ही नहीं रहा है बैक्टीरिया के अंदर। मैं बोलता है ADNA, यानी वही रिकॉम्बिनेंट DNA, rDNA, जल्दी जाओ बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाओ, होस्ट के अंदर प्रवेश कर जाओ। और जब होस्ट के अंदर जब rDNA चला जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, जो आपने क्या लिया था, वेक्टर लिया था, और वेक्टर पर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैठा दिया DNA लैगेज से। अब जो 2 तरह के जीन का जो मिक्सअप हुआ इसको बोलते हैं rDNA, और इस rDNA को आपने क्या कहा, ए भैया बाहर मत बैठो, तुम जब तक बाहर रहोगे कोई काम का तुम चीज नहीं हो, जब तुम सेल के अंदर चले जाओगे तुम काम की चीज हो जाओगे। तो इसको हम किसी होस्ट के अंदर पहुंचाते थे, और जब ये अंदर चला जाता था इसको क्या कहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन पर आपका शॉर्ट नोट से पूछा गया है। तो माय डियर, इसमें कहता है कि DNA डायरेक्ट अंदर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि DNA क्या हाइड्रोफिलिक, DNA क्या हाइड्रोफिलिक, पानी से मोहब्बत है, और इसका जो बाउंड्री है वो क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक तो होता नहीं है, इसलिए उसको जाने नहीं देता है। इसलिए क्वेश्चन होगा ये, आंसर होगा ये हाइड्रोफिलिक। ठीक है, यहाँ पर सारा मेम्ब्रेन वाली बात है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है, वो सारी बातें उतना अभी आपको डिस्कशन नहीं करना है। सिर्फ कि DNA क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि DNA होता है हाइड्रोफिलिक, वो बाउंड्री के पार करके अंदर नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ा था, याद है ना, केमिकल फिजिकल मेथड में कैल्शियम से नहलाते थे, उसके बाद हीट शॉक प्रोटीन देते थे, 42 डिग्री आइस, इसे करते करते याद है सबको। ओके। तीसरा, थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR। ये भी आपको मैंने बोला था, याद करना सभी आदमी, अगर ये वीडियो देखोगे तुझे याद आएगा। मैंने बोला था कि टैक पॉलीमरेज और भेंट पॉलीमरेज, मैं बार बार बोला कि बेटा रट लेना, और खड़ा करा के पूछे भी थे कि टैग पॉलीमरेज और भेंट पॉलीमरेज क्या है। स्पेशल प्रकार का DNA पॉलीमरेज है जो थर्मोस्टेबल होता है, हिट भी इसको गला जला नहीं सकता है। कहां से मांग लाते थे हम लोग, तो आर्की बैक्टीरिया से, तभी जा, क्योंकि PCR जो है आप लोग पढ़ाए थे, PCR में 3 था। हमने बोला था कि PCR से अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर शॉर्ट नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव पक्का रहेगा। हमने बोला था PCR बहुत इंपॉर्टेंट है, PCR से कुछ न कुछ रहेगा, आ ही गया। तो मैंने बोला था 3 स्टेप था, कौन कौन, कुछ याद है आप लोग को। पहले था क्या, डीनेचुरेशन, DNA के दोनों स्टैंड को अलग करो, तो फिर एनिलिंग, एनिलिंग के बाद हम क्या बताए थे, एनिलिंग के बाद एक्सटेंशन यानी इलोंगेशन। तो ये 3 विधि था, 3 चीज भी चाहिए था, तो याद करो। तो PCR में क्या होता था, स्पेशल टाइप का, चूंकि उसमें माहौल काफी गर्म रहता है, 72 डिग्री शुरुआती में, 94 डिग्री, उसके बाद 72, ऐसे करके, तो उस पर नॉर्मल DNA पॉलीमरेज काम तो करता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते थे, एक स्पेशल DNA पॉलीमरेज मांग लाते थे, और उसका नाम कहां से, थर्मस एक्वेटिकस को। इसको टैग पॉलीमरेज, दोनों में से मेनली कौन यूज होता है, आज हमारे बायोटेक्नोलॉजी में दोनों में से मेन यूज होता है टैग पॉलीमरेज का। और टैग पॉलीमरेज को हम लोग कहां से लाते हैं, थर्मस एक्वेटिकस नाम के आर्की बैक्टीरिया से। और भेंट पॉलीमरेज को कहां से लाते हैं, थर्मोकोकस लिक्ट्रोडेलिस, है ना। तो आंसर होगा ये। चलिए आगे चलते बेटे। व्हाई डज बीटी टॉक्सिन प्रोटीन नॉट किल द बेसिलस। चूंकि उस बेसिलस बैक्टीरिया जिसको आप लोग बोलते हो बीटी बैक्टीरिया, बैसिलस थुरिंजेंसिस, वो बैक्टीरिया खुद वो प्रोटीन बनाता है, लेकिन उस समय वो प्रोटीन क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो कहता है कि बैसिलस को क्यों नहीं मार देता है, उसी बैक्टीरिया को उसका अपना ही प्रोटीन क्यों नहीं मार देता है, क्योंकि जब तक वो बैक्टीरिया में वो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ये एक्टिव कब होता है, जब किसी भी इंसेक्ट के या पेस्ट के गट में जाता है। गट का माहौल कैसा होता है, अल्कलाइन,
7 से अधिक होता है पीएच, वहां पर जाके एक्टिव होता है, और जब ये एक्टिव होता है तब ना किसी को मारेगा। जब तक बैक्टीरिया के अंदर है वो इनएक्टिव है तो बैक्टीरिया को कैसे मार पाएगा? ठीक है, तो इसलिए आंसर है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में एग्जिस्ट करता है। जब ये गट में जाएगा, अल्कलाइन माहौल में जाएगा, तब जाके एक्टिव होगा। और बैक्टीरिया में तो अल्कलाइन माहौल है नहीं, तो बैक्टीरिया को क्यों मारेगा? जब तक बैक्टीरिया में है ये क्या है? इनएक्टिव के रूप में है। इसलिए इसका जो बेहतरीन आंसर क्या होगा? वो ए होगा। अगला चलते हैं, which technique was used to prevent infection of tobacco plant from Meloidy gynae incognita? मैंने आपको बोला था कि सभी आदमी रटो Meloidy gynae incognita। मैंने कहानी आप लोगों को सुनाया था कि 2018 में ये क्वेश्चन आया था, Meloidy gynae incognita। 2017 तक क्या परिपाटी चल रही थी कि जो गेस्ट क्वेश्चन रटोगे ऑब्जेक्टिव में वही सेम आता था, लेकिन 18 के बाद परिपाटी चेंज हो गया। 18 में क्वेश्चन काफी ऐसा पूछा कि जो बच्चे थ्रू आउट जो सिलेबस पढ़ा था वही बनाया था, हमारे बच्चे ने बनाया था। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, मैंने कहानी आपको सुनाया था और मैं बोला कि Meloidy gynae incognita को बच्चे लोग नहीं रट रहे थे। मैं बोला रटो, मजाक मत समझो, मैंने भी आप रटवाया था। देखो आया ना, Meloidy gynae incognita क्या है? निमेटोड है। टोबैको के रूट में, तंबाकू के जो फसल होते हैं उसके रूट में जाके ये हमला कर देता है। और मैंने बोला था कि इसको कैसे हम रोकेंगे, पूरी कहानी पढ़ाए थे RNAi। और पता नहीं आप लोग को एक बात याद होगा, जो हम आपको जो सब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चन दिए हैं उसमें हमने उस चैप्टर में RNAi नहीं लिखा था। तो हमने बोला पढ़ाने वक्त कि भैया आप लोग RNAi भी जोड़ लीजिएगा। एक तो क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे हाथ से छूट गया लिखने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये गेस्ट क्वेश्चन में RNAi छूट गया। आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कि RNAi भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा और आ भी गया। याद करो चीजों को पहले, ठीक है? तो प्यारे, तो ये RNA इंटरफेरेंस, अब इसके बारे में ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग याद था ना कि निमेटोड का जीन जब डालते थे टोबैको के अंदर में, तो टोबैको में वो जीन डाल करके क्या क्या बनाया था? सेंस RNA और एंटी सेंस RNA। और सेंस और एंटी सेंस RNA क्या था? दोनों आकर के क्या हुआ? पेयरिंग किया और क्या बन गया? डबल स्टैंडर्ड DNA। और जब कोई निमेटोड हमला करता है तो उसके मैसेंजर RNA को ये आकर के साइलेंस, खबरदार जो तुम ट्रांसलेशन किया प्रोटीन नहीं बनाओगे। और इस प्रकार से जब कोई निमेटोड हमला करता है टोबैको पर तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता था, तो उसका विधि क्या था? RNA इंटरफेरेंस। यही था कि किस टेक्निक के कारण आपने टोबैको के रूट में इन्फेक्शन रोक दिया था निमेटोड से? आंसर RNA इंटरफेरेंस। अगला चलता हूं, जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज्ड टू रिमूव द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। ये भी हम आपको बोले थे 4 साल की लड़की पर 1990 ईस्वी में, याद है सबको? 2 साइंटिस्ट थे, एम ब्लिस और एंड्रिस्को, WF एंड्रिस्को। जो आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है, एम ब्लिस और WF एंड्रिस्को, वैज्ञानिक नाम नहीं दिया, मेरे नोट्स में था, मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर 4 साल की लड़की में 1990 में पहली बार जीन थेरेपी किया था। उस लड़की को क्या था? उस लड़की में एक जीन डिफेक्ट था। जो जीन क्या बनाता था? ADA। याद करो, खूब क्लास में खड़ा करके इसका फुल फॉर्म पूछते थे, ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज। और ये वाला जीन डिफेक्टिव हो गया और इस जीन को काट करके नया जीन डाल दिया गया था। पूरी कहानी बताए थे कैसे कैसे करके। तो प्यारे, जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज्ड टू रिमूव द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच फॉलोइंग एंजाइम। आंसर याद करो, एडिनोसिन डीएमिनेज। उस लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बनता था क्योंकि ये बनाने वाला जीन डिफेक्टिव हो गया था। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे चलते हैं। इन 1997, ये भी आपको बहुत याद दिलवाए थे कि 1997 में 2 घटना घटी थी। याद करो, ये है 12वां चैप्टर का, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का बासमती वाला। पूरी कहानी बताए थे कि कैसे अमेरिकन कंपनी ने हमारे बासमती चावल को 1997 ईस्वी में चुरा लिया और यहां से ले गया बासमती चावल, और वो अपने देश के सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस से क्या कराया? क्रॉस कराया और बोला देखिए इसका आविष्कार हम किए हैं, और तुरंत पेटेंट करवा लिया। जो हमारे जब से वो पेटेंट कराया, हमारे इंडिया में लोगों के बीच में काफी आक्रोश का बातें आई थी। और उसके बाद इंडियन सरकार जो है तब जाके अपने आप को संभाला कि भाई ऐसे अगर हम बैठे रहे चुपचाप तो हमारा नीम और हल्दी इसको भी चुरा करके पेटेंट करा लेगा। और हमने आपको पेटेंट पढ़ाया था, पेटेंट होता क्या है, पूरी जानकारी हम आपको दिए थे। और जब कोई बिना पूछे कोई सामान को चुरा लेता है आपके देश के बायो रिसोर्सेज को, उसको क्या? बायो पायरेसी है ना, बायो पायरेसी, चोरी। तो वो सब पढ़ाए थे। तो ये 1997 की कहानी है। अमेरिकन कंपनी क्या कराया था? पेटेंट करा लिया था न्यू वैरायटी ऑफ बासमती डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन इंडियन बासमती राइस को। इंडियन बासमती राइस को हाइब्रिडाइज कर दिया था किस वैरायटी से? द सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। उसके यहाँ जो अमेरिका में जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस था वो, और जो हमारे यहाँ से ले गया था बासमती, दोनों को क्रॉस करा करके अपने उस कंपनी को दिखा दिया, पेटेंट कंपनी को, देखिए हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसका पेटेंट करा लिया। ओके प्यारे, उसके बाद चलिए
एक एक चीज और आप लोग को पता है, थोड़ा हम याद दिला देते हैं। 1997 में एक और बड़ी घटना घटी थी, याद है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, रोजी काउ, उस पर भी क्वेश्चन आया है। वो भी मैंने बोला था कि ये ह्यूमन लेक्ट अल्फा एल्बुमिन है ना, बोले थे ना, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो बोले थे, ये बनता है कि जब कोई औरत बच्चे को जन्म देती है और अपने खुद मर जाती है तो बच्चे को दूध कहां से पिलाए, क्योंकि इस गाय और भैंसी के दूध में मां जैसा वो गुण है नहीं। इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा एक ऐसा गाय बनाओ जिसमें इंसान जैसा दूध हो। इसके लिए इंसान के ब्रेस्ट से वो जीन निकाल डाला था। उस गाय का नाम क्या था? रोजी। वो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है, वो भी क्वेश्चन आया है, देखिए आगे मिलेगा। सारा चीज क्लास जो मैंने चर्चा किया, जो सारी बात मैं बोलता हूं थ्रू आउट सिलेबस में, वो सब आया। इस सब को देख के देखो और मारो। चलिए देखो, वही आ गया। एक तरफ से सब टॉपिक वाइज कहीं से बड़ा। इस बार एक बहुत शानदार बात क्या है कि जो भी क्वेश्चन पूछा है, संजोग से मैं जो सी सेट बना रहा हूं, सी सेट में मैं देख रहा हूं जो भी क्वेश्चन पूछा गया एकदम चैप्टर वाइज है। लगातार क्वेश्चन सजाया हुआ है चैप्टर वाइज। फलाना चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे करके पूछा है, बेहतरीन अंदाज में पूछा है, मजेदार। व्हिच ह्यूमन प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। मैंने बोला था, समझाया था, देखा होगा और मारा होगा, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। पूरी कहानी बताए थे आप लोग को कि इंसान के 1 लीटर दूध में कितना प्रोटीन होता है, 2.4 ग्राम, और भैंसी और गाय के 1 लीटर दूध में 1.2 ग्राम होता है। कहानी बताए थे, याद करो। चलो अगला, which of the following cells are found in seminiferous tubule। ये तो बड़ा लॉलीपॉप था, ये तो आप आराम से बांध दियोगे। ये seminiferous tubule ऐसे करके जो 2024 और 2025 में लगातार क्वेश्चन आया था ये बनाने के लिए, ठीक है। इस बार टेस्टिस के बारे में आया आपको लिखने के लिए, और स्पर्म का फोटो बनाने आया, बड़ा आसान से बना दिए होंगे। चलिए इस पर क्या था, ये क्या है बताइए। ये क्या है? जर्म सेल, और बीच बीच में क्या होता है? सर्टोली सेल। जर्म सेल, सर्टोली सेल, ये वो सेमिनिफरस ट्यूबुल की दीवार पर वही क्वेश्चन पूछता है कि सर्टोली सेल भी होगा और स्पर्मेटोगोनिया। जर्म सेल का दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया। ये दोनों होता है ए और सी। जर्म सेल का नाम स्पर्मेटोगोनिया है, इसे दोनों होगा आंसर। और ये कहां था याद करो, यहां बीच बीच में, याद करो बीच बीच में। इसका नाम इंटरस्टिशियल सेल है और इसी का नाम था लीडिंग सेल। इससे क्या निकलता था? टेस्टोस्टेरोन, मर्द वाला हार्मोन, एंड्रोजन, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डज द लिम्स एंड, ये भी आप रटवाए थे कि 1 महीना के समाप्ति के बाद हार्ट बनता है, 2 महीने की समाप्ति के बाद बच्चों में फीटस में क्या बन जाता है? लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स माने हाथ पैर और डिजिट माने उसकी उंगलियां। याद करो 3 महीने की समाप्ति के बाद सारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऐसे ऐसे 5वां महीना में पहली बार बच्चा हिलता है, पूरी कहानी क्विकनिंग। ऐसे ऐसे करके मेरे 6ठा महीना में क्या क्या बनता था, आई लैश इत्यादि। तो ये पूछा है दूसरे महीने की समाप्ति में बच्चों में क्या बन जाता है, तो लिम्स, और ये आंसर होगा 2 मंथ्स। कहता लिम्स और डिजिट्स फीटस में कब बनता है? 2 महीने की समाप्ति के बाद, आंसर होगा 2 मंथ। आगे है which of the following placental hormone is produced during the pregnancy। ध्यान रखिएगा, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है। और रिलैक्सिन के बारे, इसका आंसर पहले जान लीजिए, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। रिलैक्सिन के बारे में क्या कहानी है? ये दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड किससे निकलता है? प्लासेंटा से। सॉरी, रिलैक्सिन के बारे में एक बार जानो। रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो शुरुआती में निकलता है ओवरी से, ठीक है, ओवरी से। लेकिन जब वही प्रेगनेंसी का जब लेट स्टेज आता है तो प्लासेंटा से भी रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है प्यारे। तो याद रखना यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको दिमाग लगाना था कि अगर मान लो इस पर आपको थोड़ा भी डाउट है एग्जाम में और यही वो निकलता है तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, बोथ ए एंड बी, इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तीनों हार्मोन निकलते हैं, जान लीजिएगा। अगला, इन व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आर द एंजाइम प्रेजेंट। ये भी आप लोग को बताए थे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म जब पहुंचता है सेकेंडरी उसाइट के पास या ओवम के पास, तो जो घटनाएं घटती है उस घटना में पहला जो रिएक्शन, जो पहला फिनोमिनन होता है उसका नाम है कॉर्टिकल रिएक्शन। पहला एक्रोजोमल रिएक्शन, तब कॉर्टिकल रिएक्शन। कुछ याद आया? सब पूरा इवेंट वाइज पढ़ाए थे कि केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte यानी ओवम के पास पहुंचता तो क्या क्या घटनाएं घटती है। तो क्या करता, अपने माथे पर से, अपने हेड पर जो स्पर्म का आप लोग को पढ़ाया बताए थे, ये क्या है? एक्रोजोम। ये क्या है? आपको याद करो, ये क्या है? ये हुआ इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है? ये, और ऐसे ऐसे करके इसको घेर दिए थे। उसके बाद हमने ऐसे करके आपको बताया था, ऐसे करके बनाना, ये ऐसे करके, ठीक है। तो प्यारे इसका आंसर क्या होगा? एक्रोजोम। इस एक्रोजोम के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम, हाइलुरोनिडेज, कोरोना रेडिएटिंग पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना पेलुसिडा डिसॉल्विंग है। और तीनों एंजाइम को एक साथ क्या नाम देते थे? स्पर्मलाइसिन। याद है? ओके।
आंसर क्या होगा, आंसर बता दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लोइड, ये भी हमने आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, 2-3 क्वेश्चन करवाया था। संजोग से हम तीन ही चैप्टर का हम आंसर करवा पाए थे, किसमें, गेस क्वेश्चन का। तो और से गेस क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आपको हम प्रोवाइड ही कर दिए थे, उसमें भी एक क्वेश्चन है कि कहता है कौन हैप्लोइड है, तो आंसर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। ये तो क्या है, ये डिप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड है, और जब ये इसमें जब मियोसिस 1 पूरा हो जाता है तो क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte क्या होता है, हैप्लोइड। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। आंसर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte। हैप्लोइड कौन है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, कितनी बार पढ़ाए थे कि ये क्या है, ये ओवरी है, ये ओवरी है, और ओवरी में क्या बनता था, जब ग्राफियन फॉलिकल फट जाता था तो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम का नाम है येलो बॉडी, और जब तक कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा है तब तक इसकी बॉडी से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। और मैंने क्या बोला था, प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, इंडोमेट्रियम यानी यूटेरस का जो अंदर का लेयर है, यूटेरस आप लोग को बताए थे, जो बच्चेदानी होता है इसके अंदर का लेयर क्या नाम है, इंडोमेट्रियम, और उसको थाम के रखता है इंडोमेट्रियम को, ठीक है। तो ये तो कितनी बार आपसे क्लास में पूछे भी थे, इसीलिए मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, इसका यही काम है, किसका, प्रोजेस्टेरॉन का, जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। what is it called when an embryo having more than 8 blastomeres transferred into the, ये आपको सब कटवाए थे कि प्यारे जल्दी बोलो। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में 3 चीज रटवाए थे आपको हम। पहला बोले कि बेटा आईवीएफ कर लेना, हस्बैंड और वाइफ का दोनों लेकर के आईवीएफ करवा लो, इन विट्रो फर्टिलाइजर। उसके बाद करो जिप्ट, ZIFT, 8 सेल तक है तो डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में डालो जिप्ट, और 8 से अधिक हो जाए तो उसको कहां डालो, यूटेरस में। कहां डालो, यूटेरस में डालो। तो इसका नाम था IUT, इसका नाम जिफ्ट IVF। उसके बाद पढ़ाए थे गिफ्ट, उसके बाद ICSC, सब पढ़ाए थे, रटवाए थे। तो यहां पर क्या बोलता है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर 8 से अधिक हो जाए तो इसको कहां करोगे ट्रांसफर, यूटेराइन कैविटी में, और इसको क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी IUT कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। और वही अगर होता कि लेस देन 8 या अप टू 8, इसका आंसर क्या होता है, ये हो जाता, ठीक है। आगे चलते हैं। What is the raw material for the decomposition, बोले थे कि डिकम्पोजर आता है, और डिकम्पोज, जिस चीज को डिकम्पोज करता है, वो मरा हुआ पत्ता, मरा हुआ एनिमल, उसको क्या बोलते हैं, डेट्रिटस। क्या बोलते हैं, डेट्रिटस। तो इसका आंसर होगा ये। What is secondary consumer, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा पसी है, व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर कॉल्ड, सेकेंडरी, इसे मान लो आपने कहा ये ग्रास, ये हुआ ग्रास, ग्रास को कौन खाया, ग्रास होपर, टिड्डा, टिड्डा। इसको कौन खाया, फ्रॉग, इससे आप पकड़िए। फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक। अब ध्यान दीजिए, इसको आप लोग बोलते हो PP, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी T1, ये T2, ये T3, ये T4, इसके बाद भी आप लिख सकते हो पीकॉक, ये T5। अब ध्यान देना, इसको बोलते हो PP, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ कंज्यूमर। और कंज्यूमर में ये क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको बोलते हैं PC, प्राइमरी कंज्यूमर, इसको SC, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, चूंकि वो डायरेक्ट घास फूस को खाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। आज जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो इसको खा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, वो बोलेंगे अरे यार तुम तो कार्निवोरस हो, मांसाहारी हो। तो प्यारे ये भी तो मांसाहारी ही है। तो ये अगर TC है, टर्सरी कंज्यूमर, ये भी तो मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है। अगर इस दोनों, ये भी मांसाहारी यानी ये भी कार्निवोरस, ये भी कार्निवोरस, तो दोनों में कैसे अंतर करेंगे, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोरस, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्निवोरस। तो बस वही कथन करता है, व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर इसके बारे में पूछ रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में कहता हर्बीवोर होते हैं, नहीं, हर्बीवोर तो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। प्राइमरी कंज्यूमर इसको डायरेक्ट खाया तो वो घास खाया, तो क्या हुआ, ये हुआ क्या चीज, ये हुआ हर्बीवोर्स। लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खाया, इसके मांस को खाया, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्नि। अगर यहां पूछता कि टर्सरी कंज्यूमर क्या है, तब हम बोलते क्या, सेकेंडरी कार्निवोर, अभी बोलते प्राइमरी कार्निवोर। तो आंसर भी है, थोड़ा दिमाग लगा के आपको बनाना था। What are those called which obtain energy and nutrition from breaking organic matter or the dead? देखो यही क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कहता है उसको क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां भी आप सोचोगे तो प्यारे इस दोनों, इस तीनों में से कंफ्यूजिंग ये और ये A मारे कि C मारे, तो बोथ ऑप्शन तो है नहीं, बोथ ऑप्शन तो है नहीं। लेकिन अगर बेहतरीन आंसर मारा जाए तो आंसर क्या होगा, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स दोनों क्या क्या नाम, सेप्रोफाइट भी कहते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस में से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ तोड़ के वो खा लेता है ना, तो प्यारे उसी को बोलते हैं। और डेट्रीवोर डायरेक्ट आंसर नहीं होगा,
क्योंकि डेट्रीबोर क्या करता है, उसमें से पहले उसको बड़े बड़े जो डेड बॉडी है, जो डेड लीफ है, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, उसी का कुछ पार्ट वो खा भी लेता है, उसके बाद बॉडी में ले जाता है, तब जाके पचाता है। लेकिन ये क्या करता है कि डायरेक्ट ब्रेकिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ तोड़ के खाता है पूरा। इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, सेप्रोट्रोप्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप आंसर एकदम बिल्कुल मारिए। अगर एक आंसर मारना है तो सेप्रोट्रोप, अगर दो आंसर मारना तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहां पर ये आंसर बेहतरीन आंसर होगा सेप्रोट्रोप्स, क्योंकि ये पहले ले जाता है इतना बोलस, तब जाके अपने अंदर पचाता है, और ये पहले पचा देता है अपनी बॉडी से एंजाइम निकाल करके, और उसमें से डेड ऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक को तोड़ तोड़ के और तब जाके भोजन करता है। इसलिए इसका आंसर जो रेट आंसर होगा वो होगा सेप्रोट्रोप्स। अगला चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनेटिंग एजेंट। देखो ये भी इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें दोनों आंसर होता है ये और ये, लेकिन अगर एक आंसर मारोगे, जो बेहतरीन आंसर मारोगे, वो आंसर सी होगा, कहीं से कोई दो राय नहीं है। एक मधुमक्खी की एक वैरायटी होती है, इसीलिए इसमें क्या होगा, स्पीसीज या स्पीसीज ऑफ बी ऑफरिस। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैसे अगर ये दोनों में होता, कुछ स्पीसीज ऑफरिस प्लांट का ऐसा होता है जिसमें वास्प भी क्या करता है, पॉलिनेशन करता है, तो तब तो दोनों आंसर होता है। लेकिन अगर एक आंसर मारना हो तो क्या मारोगे, स्पीसीज ऑफ बी, मधुमक्खी की एक वैरायटी होती है जो स्यूडो कॉपुलेशन करता है, क्योंकि इसका जो फूल का जो पेटल होता है इसके फीमेल से मिलता जुलता है, तो इसको लगता है मेरी फीमेल है, वहां जाकर के स्यूडो कॉपुलेट करता है। और स्यूडो कॉपुलेशन आपको हम दो जगह पढ़ाए थे, दो जगह। एक जगह हम आपको पढ़ाए, कहा जाए तो स्यूडो कॉपुलेशन कहाँ पढ़ाए थे, म्यूचुअलिज्म में 13वां चैप्टर में। ठीक है, ओके। Which of the following process decreases population density, ये भी खूब बढ़िया से पढ़ाए थे। ऐसे पीडी हमने लिख दिया था, और मैंने बोला था यहाँ मान लो बर्थ है, खूब बढ़िया से मान लो यहाँ डेथ है, ये बर्थ है, तो बर्थ होगा तो बच्चा क्या, बर्थ का मतलब नेटिलिटी, और डेथ मतलब मॉर्टेलिटी। तो मॉर्टेलिटी होता मतलब क्या, लाश, इस गांव से लाश निकल रहा है, लोग निकल रहे हैं मर मर के, तो घटेगा माइनस। जन्म हो रहा है तो बच्चे बढ़ रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं नेटिलिटी। नेटिलिटी, इसमें क्या होगा, प्लस होगा। अब तथा माइग्रेशन दो प्रकार के, इमिग्रेशन और ए माइग्रेशन है ना, एक आई वाला स्पेलिंग और एक ई वाला स्पेलिंग। तो ई वाला इसे एग्जिट, यहां क्या हुआ, माइनस हो रहा है, और इसका मतलब लोग आ रहे हैं, उस गांव में आ रहे हैं, तो इससे बढ़ता है, इससे बढ़ता है, इससे घटता है, इससे घटता है। कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीजेस पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इमिग्रेशन से बढ़ता है, इससे घटता है, इससे घटता है। आंसर बोथ बी एंड सी। डेथ होगा तो घटेगा, इमिग्रेशन ई लगा हुआ, ई माने एग्जिट जा रहा है मतलब घटेगा, इस दोनों से घटता है, और बर्थ और इससे बढ़ता है। आंसर होगा डी। अगला होगा व्हिच ऑफ द, इस पर भी काफी हम आपको डिस्कशन किए थे क्लास में, ध्यान रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू कंट्रोल द कैक्टस दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस प्लांट काफी हो गया था, उसको कम करने के लिए, ये आपका इंफॉर्मेटिव सवाल है, आप लिख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, मॉथ। मॉथ आ जाता है और कैक्टस को पूरा बर्बाद कर देता, खा जाता है, और इस प्रकार से कैक्टस का प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। उसको पॉपुलेशन को आप क्या कर सकते हो, उसके पॉपुलेशन जो काफी मात्रा में बढ़ रहा है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मॉथ। मॉथ क्या है, कीड़ा। चलिए अगला, व्हाट इज लाइकेन एग्जाम्पल ऑफ। लाइकेन के बारे में पढ़ाए थे, हमने आपको बोला भी था, क्लास में रटवाए थे कि म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, कुछ याद करो, माइनस माइनस कहां पढ़ाए थे, कॉम्पिटिशन, प्लस माइनस कहां पढ़ाए थे, दो तरह प्लस माइनस, एक पैरासिटिज्म, एक प्रीडेशन। उसके बाद पढ़ाए थे प्लस जीरो, उसके बाद माइनस जीरो। ये क्या, एमेंसिलिज्म, ये था कॉमेंसिलिज्म। हमने आपको एक गेस्ट क्वेश्चन भी दिया था कि एमेंसिलिज्म और कॉमेंसिलिज्म पर हो सकता है आपको नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, ये मैंने बोला था, बट वो नोट्स आया नहीं, बट कहीं क्वेश्चन तो आ गया। तो प्यारे यहां से हमको हटवाए थे क्लास में, म्यूचुअलिज्म में सारा क्वेश्चन दिए थे, लाइकेन, माइक्रोराइजा वगैरह सब कुछ। चलो, और वहीं पर था स्यूडो कॉर्पोरेशन वाला, वहीं पर था स्यूडो कॉर्पोरेशन भी तो करता है ना, हमने बोला आधा मजा तो लेता है, उसकी पत्नी नहीं है, फूल ही है, लेकिन आधा मजा तो लिया। सब इस तरह कहानी बताए थे, याद करो। तो प्यारे ये क्या है, लाइकेन किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का, जहां पर दोनों पार्टनर को, लाइकेन क्या है, जहां एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को, एल्गी और फंगस के मिलने से लाइकेन बना। एल्गी फंगस को लाभ पहुंचाया और फंगस एल्गी को, दोनों को लाभ पहुंचाया, इसीलिए परस्पर ये म्यूचुअलिज्म है। अगला चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग scientists observed that restriction endonuclease cut DNA strands in a particular shape। particular shape का मतलब होता है दो तरीके से, जो RE जो है, RE डीएनए को दो तरीके से काटता है, एक ब्लंट इंड और एक होता है स्टिकी इंड।
तो ब्लंट स्टिकी इन, तो स्टिकी इन क्या हुआ, एक तरीके से काटना हुआ। इन चीजों की जानकारी जो दिया था कौन, हर्बर्ट बोयर ने दिया था। ये बस इंफॉर्मेटिव सवाल है। हर्बर्ट बोयर जो था, हमने आपको बोला भी था, हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन सबसे पहले क्या खोज किया था, ये पूरी जानकारी हम आपको दिए थे। चलिए, तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट बोयर। कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, पूरा समझाए थे कि आरई जब किसी डीएनए को काटने आता है तो पूरे डीएनए को निहारता है। तो डीएनए कहता है भाई हमको काहे लाइन मार रहे हो, काहे देख। आरई ने कहा मैं लाइन नहीं मार रहा हूं, मैं डीएनए आपको मैं पूरा देख रहा हूं कि मेरा जो है आरएस कहां है, रिस्ट्रिक्शन साइट कहां है, रिकॉग्निशन साइट कहां जहां मेरा चाकू चलेगा। और आरएस क्या होता, पैलिंड्रोमिक, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा। मलयालम याद आया, तो उसमें हमने बोला था इको आर1 का, इको आर1 का क्या होता है, खास करके GAATTC, GAATTC, तो इधर भी होगा GAATTC, ऐसे पढ़ाए थे। तो प्यारे, जैसे इसको क्या हुआ, ये आरएस है, इको आर1 नाम के आरई का आरएस ये है, सबका अपना अपना आरएस होता है। तो वही कहता है कटिंग डीएनए, डीएनए को काटना एक खास जगह पर, किस जगह पर, आरएस पर, इज मेड पॉसिबल बाय व्हिच एंजाइम, आंसर होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। खूब पढ़ाए थे कि आरई का नाम कैसे लिखा था, मैंने बोला था आरई पर शॉर्ट नोट्स आएगा, हम बार बार बोलते थे, और आरई को कैसे नामकरण करेगा, टोटल कहानी बताए थे। मैंने बोला अब तक 900 से भी अधिक आरई का खोज हो चुका है, मैंने बुरी कहानी बताई थी। चलिए आगे चलते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको याद करो, मैंने पढ़ाया था ऐसे करके, क्या था जल्दी बोलो, इसका नाम था बायोरिएक्टर। और बायोरिएक्टर में अपने दामाद जी को हमने हंसी मजाक में दामाद जी नाम रखा था। किसका नाम दामाद जी रखे थे, तो ऐसा होस्ट जिसके बॉडी को आपने ट्रांसफॉर्मेंट बना दिया, उसके बॉडी में आपने क्या डाल दिया था, आरडीएनए को। तो मैंने बोला ए होस्ट ए बैक्टीरिया, अब तुम मेरे दामाद हो गए हो, मैं तेरा मानदान करूंगा, तुम अपनी आबादी बढ़ाओ। तो इसको आबादी बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया था, कल्चर किया था। कल्चर कहां किया था, बायोरिएक्टर में। क्या डाल देते थे, इसका नाम था कंटिन्यूअस कल्चर मीडिया। इसमें कल्चर मीडिया भर के इसमें डलवा दिए, जाओ खाओ पियो बच्चा पैदा करो। तो प्यारे, उस मशीन का नाम क्या था, उस बर्तन का नाम, उस लार्ज बर्तन का नाम था बायोरिएक्टर, जिसका वॉल्यूम होता है 100 से 1000 लीटर। तो प्यारे, इसका नाम क्या होगा, बायोरिएक्टर। अगला, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर्ड प्रोसेस टू प्रोड्यूस एप्रिसिएबल, इट वही बायोरिएक्टर। 2 बार दे दिया गया क्वेश्चन, 45, नो ठीक, अरे हाँ 45 क्वेश्चन 2 बार छप गया, कोई बात नहीं। चलिए 45 क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और 46 गायब हो गया, लगता है कहीं कुछ गलती हुआ लिखने में, कुछ मिस्टेक हुआ है। 48 आ गया, यस। जो अगला 46वां क्वेश्चन लगता है कहीं कुछ डिलीट हो गया, कुछ हुआ है, मिस्टेक हुआ है। एनीवे आप देख लीजिएगा। 47 क्या है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर अकरेंस ऑफ सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। स्टिकी एंड, हमने आपको एक चीज बताया था, ध्यान रखो। मान लो ये सोर्स डीएनए है और ये क्या है, ये क्या प्लाज्मिड है, इससे क्या बनाइएगा, वेक्टर, ध्यान दो। और इससे क्या बनाइएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको भी काटिएगा आरई से ही, इसको भी काटिएगा आरई से ही। आरई आएगा कट, आरई आएगा कट कट कट, ढेर सारे टुकड़े बन जाएंगे, उसमें से एक टुकड़ा आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से चूज कर लेना है। तो मैंने बोला था कि दोनों को, अगर ये बात पक्की हो गई कि इसी वेक्टर में इसको जोड़ना हो, तो याद रखना इसका आरई और इसका आरई दोनों का आरई सेम होना चाहिए, सेम आरई से काटो। अगर इको R1 5 से काटा इसको, तो इको R1 5 से काटो। इको R1 1 से काटा, तो इको R1 1 से काटो। ठीक है प्यारे, 5 से जल्दी काटते नहीं है, 1 से ही काटते हैं, क्योंकि 5 से ब्लंट इंट बनता है, इससे क्या होता है, स्टिक इन। तो मेरा कहना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेम आरई से काटना चाहिए। प्लाज्मिड को भी उसी आरई से काटो जिस आरई से आपने सोर्स डीएनए को काट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, ताकि दोनों का स्टिकी इंड क्या हो, एकदम मैचेबल हो। चलिए, तो टू कट डीएनए बाय सेम, ये था लाइन। अगला चलते हैं, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोप्रोसेस। एकदम बड़ा मजेदार इस बार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा है, सिलसिलेवार ढंग से, चैप्टर वाइज आगे बढ़ता गया। जिसने भी क्वेश्चन सेट किया हो, मजेदार क्वेश्चन सेट किया, एकदम लाइन से। चलो, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ के। ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड्स व्हिच इलेक्ट्रोड। जिसने भी क्वेश्चन सेट किया, जिस टीचर ने, काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया, मजेदार। बच्चों लोग को भी मजा आया बनाने में। जो बच्चे सब दिन क्लास किया और मंत्र मुग्ध होकर क्लास किया, मेरी बातों को सुना, उसको लगा होगा बल्ले बल्ले एग्जाम गया, बड़ा मजेदार एग्जाम था। ठीक है, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड्स, ये भी मैंने बोला था, याद करो सब आदमी को पूरा, एक बार नहीं 2 बार, जब मैंने आपको पढ़ाया था डीएनए फिंगरप्रिंट वहां भी पढ़ाए थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और एक बार तो भैया आपको 11वां चैप्टर में तो मैंने पढ़ाया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैंने क्या बोला, एक साइड कैथोड एक साइड एनोड, एनोड को क्या बोलते हैं पॉजिटिव, उसके बाद इसको मशीन से जोड़ दिए थे ना, उसके बाद यहां पर क्या था, वेल कुआं होता है, उस कुआं में क्या डालते थे, डाइजेस्टेड डीएनए को डालते थे, और डाइजेस्टेड डीएनए का मैंने पढ़ाया था, रटवाया था कि सारा डीएनए का टुकड़ा क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ सब आएगा, लेकिन जो हल्का होगा वो तेजी से आएगा, इसलिए वो तेजी से यहां पहुंच गया, जो भारी है जो बड़ा बड़ा है वो धीरे धीरे करके आ रहा है, इसलिए कैसे सजेगा, तो यहां पर किताबों में लिखा है ये स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट टुवर्ड्स द एनोड एंड लार्जेस्ट फ्रेगमेंट टुवर्ड्स द कैथोड। मैंने आपको यहां पर 4-5 क्वेश्चन बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एक क्या, डीएनए के सारे टुकड़े ऑरेंज कलर के नजर आएंगे, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको प्रेडिक्शन किया था कि ये भी आ सकता है। मैंने बोला था किस रंग से रखते हैं, इथेरियम ब्रोमाइड से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने इथेरियम ब्रोमाइड नाम के पिगमेंट को मिला दिया था, ये सारी कहानी बताए थे। मैंने बोला था कि लार्जेस्ट किधर होगा, कैथोड साइड, स्मॉलेस्ट किधर होगा, एनोड साइड, ये पूरी कहानी वही तो है। यहां तो वेरी सिंपल पूछा, डीएनए के सारा टुकड़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में किधर की तरफ जाएगा, एनोड कैथोड किधर, आंसर होगा एनोड, चूंकि एनोड पॉजिटिव होता है तो सारा डीएनए का फ्रेगमेंट किधर जाएगा, एनोड के साइड जाएगा। अगला, which of the following is the sequence from where replication starts in the cloning vector। हमने बोला था क्लोनिंग वेक्टर में क्या होना चाहिए, हम एक जगह मैंने आपको बताया था PBR 322, वो भी क्या है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था, उसमें ओराई, इसमें ओराई जीन भी होना चाहिए, ओराई जीन, ओराई माने क्या, ओरिजिन, वहीं से ओरिजिन होता है, वो तो पक्का होना ही चाहिए, इसीलिए यहां होगा ओराई। आगे चलते हैं, Which of the following is are responsible for pneumonia in human। जब आप लोग को 8वां चैप्टर पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था कि न्यूमोनिया दो प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, एक नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। मैंने जो आपको क्लास टेस्ट लिया था उसमें भी ये क्वेश्चन हम सेट किए थे, बोथ वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जो आपका जो एग्जाम हुआ था 2 पार्ट में, 1 से लेकर 8 चैप्टर और 8 से लेकर 16 चैप्टर, उस पर भी ये क्वेश्चन हमने सेट किया था। तो प्यारे, तो ये दोनों से होता है और इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, दोनों से निमोनिया होता है। निमोनिया क्या है, लंग्स की बीमारी है। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। ये तो कितनी बार आपसे हम पूछे थे कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ। बस हो गया। प्लाज्मोडियम का 5 स्पीशीज आपके किताब में दिया है, 4 स्पीशीज मैंने 5वां भी बताया था, नॉलेसी करके, ठीक है। तो ये कितनी बार कहानी हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटोजोआ। वो वायरस थोड़े ना है, बैक्टीरिया थोड़े ना है, निमोटेड थोड़े ना है, वो तो प्रोटोजोआ है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया। आगे, Which of the following disease is are transmitted by insect vector। देखिए फिर मजेदार क्वेश्चन आ गया, इंसेक्ट वेक्टर। इंसेक्ट के तो क्या, मॉस्किटो। देखिए टाइफाइड तो भैया बैक्टीरिया से होता है, वो तो गंदे पानी और जो आपका भोजन दूषित है उससे होता है। मलेरिया और फाइलेरिया, मलेरिया किससे होता है, मच्छर के काटने से। किस मच्छर के, इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। और फाइलेरिया किससे होता है, इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स। दोनों मॉस्किटो है, यानी दोनों इंसेक्ट है। इसका मतलब इसमें से कौन बीमारी जो है इंसेक्ट से होता है, इंसेक्ट से फैलता है। आंसर ये बी और सी, आंसर होगा बी और सी। आगे चलते हैं, व्हिच काइंड ऑफ बैरियर इज इंटरफेरॉन सीक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल। इस पर भी हम आपको क्लास में खड़ा करा के बोले थे, और मैंने बोला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाइन याद है, मैंने बोला था एक एग्जाम्पल देके कि जब गांव घर में जब कोई घटना घट जाती है तो लोग इतने ईर्ष्यालु हो गए कि हमारा बेटा फेल किया तो फलना का बेटा भी फेल कर जाए तो खूब खुशी मिलेगी। मेरे घर में आग लग गया, उसको भी आग जल जाए तो अंदर अंदर खुशी होगी, बाहर बाहर जो दिखा दे अंदर, हाँ हमरो घर जल ले तो घर जल ले। लेकिन हमारे सेल में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर में अगर मान लो ये 5 सेल है, 6 सेल है, और इस सेल में वायरस हमला कर दिया। गौर सुनो, बताए थे जब वायरस हमला करता है तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करता है, अपने सेल से एक केमिकल निकालता है, उस केमिकल का नाम है इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी के सेल को रक्षा करता है, कहता खबरदार वायरस, हमारे पड़ोसी सेल पर जो तुमने हमला किया, हम इंसान नहीं है, ईर्ष्या वाले नहीं है, हम सेल हैं, हम बर्बाद हुए तो हुए, हम अगल बगल वाले सेल को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसलिए इंटरफेरॉन निकालता है, और इंटरफेरॉन के बारे में खूब चर्चा की थी और मैंने बोला प्यारे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है। और ये इंटरफेरॉन क्या है, केमोकाइंस। केमोकाइंस
यानी साइटोकाइंस या केमोकाइंस। तो ये क्या हुआ, साइटोकाइन बैरियर। और ये कब पढ़ाए थे, इनेट इम्यूनिटी। दो प्रकार की इम्यूनिटी होते हैं, इनेट और एक्वायर्ड। तो इनेट और एक्वायर्ड, इनेट में हमने बोला था, इनेट क्या होता है, ये हमको जन्म से मिलता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। और इसका एग्जांपल में क्या रटवाए थे आप लोग को, आप लोग रटवाए थे पहला फिजिकल बैरियर, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। फिजियोलॉजिकल बैरियर में स्वेट है ना, स्वेट, सलाइवा, टीयर। उसके बाद सेलुलर बैरियर में डब्ल्यूबीसी और केमोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन। ये सब रटवाए थे। मैंने बोला था कि रटो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। तो प्यारे, इस बार तो इतना सुंदर क्वेश्चन सेटर है कि मेरा दिल भाग भाग कर रहा है। मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन सेट किया मैं जाऊं और धन्यवाद दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों को सेट करो, ऐसे बच्चों को एग्जाम लो, ताकि बच्चे को लगे कि मैंने पढ़ाया वो बड़ा, जहां तहां से मत दिया करो। चलिए, Which of the following cells responsible for humoral immune response? Acquired जो इम्यूनिटी होता है एक्वायर्ड, उसपे दो प्रकार का रिस्पॉन्स होता है, एक CMI और एक AMI। याद करो, CMI का फुल फॉर्म सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसका फुल था एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका दूसरा नाम रटवाए थे कि नाम रट लो, ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसका नाम था ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसका नाम है ह्यूमोरल। और जहां एंटीबॉडी अड़ा है, तो हमने बोला था कि हमारे बॉडी में दो प्रकार के लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट को हम बार बार क्या कहते थे, मजाक में चचा, ताकि आपको याद हो जाए कि बी लिम्फोसाइट, चचा एंटीबॉडी बनाइए। तो टी हेल्पर सेल की मदद से चचा क्या करता था हमारे बॉडी में, एंटीबॉडी। तो जब जब एंटीबॉडी की बात आती है, उसी को बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और इसका नाम है ह्यूमोरल। और ये जब जब होगा उसमें बी लिम्फोसाइट और इसमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट की मदद से होता था। तो प्यारे, क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, यानी AMI की बात कर रहा है। आंसर क्या होगा, बी लिम्फोसाइट। चचा, बी लिम्फोसाइट चचा एंटीबॉडी बनाएगा। चलिए, व्हाट इज टेकन बाई, अरे ये तो गजब सेट हो गया, ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो गया, कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं। व्हाट इज टेकन बाय पेशेंट टू स्टॉप ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये कब पढ़ा है, जल्दी बोलो। 10वां चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, कि जब किसी इंसान में किडनी लगता है या कोई ऐसा ऑर्गन जो किसी दूसरे इंसान के दूसरे के बॉडी का ऑर्गन जब आपके बॉडी में लगता है तो उसको ग्राफ्ट कहते हैं। और जब ग्राफ्ट लगाते हो तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम कहता है, ए बॉडी तुम फॉरेन बॉडी हो, कहां से आए हो, और उसको रिजेक्ट करता है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, CMI। तो इसीलिए CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उस ऑर्गन को, उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए उस इंसान में एक दवाई चलाते हैं ताकि उस इंसान का इम्यून पावर सप्रेस रहे। और उस दवाई का नाम था साइक्लोस्पोरिन ई। साइकिल सीखने का ट्राइकोरोपॉली पढ़ाते हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उसी से निकलता है साइक्लोस्पोरिन ई। और साइक्लोस्पोरिन क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट। तो ऐसे मरीज में इम्यून को सप्रेस करने वाली दवाई दी जाती है, तो आंसर होगा इम्यूनो सप्रेसेंट। ये 10वां चैप्टर से क्वेश्चन सेट किया गया। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी लिम्फोइड, ये भी जाते जाते हम बोले थे बहुत तेजी से। दोस्तों ये याद रखना, कुछ भी मत रटो, एक चीज रट लो यहां लिम्फोइड ऑर्गन में कि प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है। प्राइमरी में बोन मैरो और थाइमस, बोले रट लो, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा प्राइमरी। ये पूरा पूरा मेरे ऑब्जेक्टिव से भी है ये सब चीज जो मैंने आपको दिया था ऑब्जेक्टिव, ये कि बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो और थाइमस क्या है, ये दोनों प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बाकी स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। चलिए, तो आंसर क्या होगा, बोन मैरो एंड टॉन्सिल, बोन मैरो एंड थाइमस, लिम्फ नोड, आंसर हो गया बोन मैरो एंड थाइमस, आंसर बी। ओके, संसार में देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है 12 मेगा सिटीज। याद करो, हमने बोला था कि इंडिया भी उसमें से 12 मेगा सिटी में एक है, लेकिन अब जो डेटा है उसका क्या है, 17 डेटा है, 17 मेगा डाइवर्स सिटी है, और 17 मेगा डाइवर्स सिटी में इंडिया का भी एक स्थान है। तो हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने मेगा डाइवर्स, इसका हिंदी क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे देश हैं जिसके पास काफी बायोडाइवर्सिटी है। तो डेटा बदलते रहता है, कभी 12 था, कभी अब 17 हो गया। चलिए आगे, which region got comparatively shorter span of time for species evolution and diversification due to frequent, ये वर्ड याद करो, ग्लेशिएशंस, खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल। जब जिस वक्त आपको हम ग्लोब की जानकारी दिए थे, जब आपको हम लैटिट्यूड पढ़ाए थे, जब आपको एरिया पढ़ाए थे कि इसका नाम इक्वेटर है,
इक्वेटर के दोनों तरफ जस्ट अगल बगल 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में गर्मी पड़ती है। उसके बाद ये क्या है? सब ट्रॉपिकल। ये क्या है? टेम्परेट। और टेम्परेट में उतनी गर्मी नहीं होती है। तो टेम्परेट में क्या था? अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट में कहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगा, तो आंसर क्या है? ट्रॉपिकल में। क्यों? क्योंकि यहां सूरज की रोशनी काफी पड़ती है, काफी प्रोडक्टिविटी होगा, उतने सारे वेजिटेशन होंगे, घने घने जंगल होंगे। और यहां पर क्या होता है? यहां पर ग्लेशिएशन काफी होता है। ग्लेशिएशन का मतलब हुआ कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है कि सारे सारे जीव, जितने भी जीव बने थे, सारे जीव मर जाया करते थे, एक्सटिंक्ट हो जाता था, बड़ा बड़ा दुर्घटनाएं होती थी। तो जो भी जीव इतना दिन तक बना सब खत्म। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में ऐसी कोई घटनाएं नहीं बनी। जो एक बार जो जन्म ले लिया वो अपना जिंदगी जी रहा है। तो प्यारे, टेम्परेट इलाके में समय समय पर यह घटना घटती थी, इसीलिए वहां पर बायोडायवर्सिटी कम है। तो इसका आंसर होगा कि किस एरिया में फ्रीक्वेंटली ग्लेशिएशन होता आया है, जिसके कारण बायोडायवर्सिटी वहां कम है। आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा टेम्परेट। जो बचपन में आप लोग पढ़ते थे हिंदी मीडियम वाले, समशीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। देख, तो हम आपको इंग्लिश और हिंदी भी बोलते थे कि ट्रॉपिकल का मतलब होता है ये विषुवत रेखा है, यानी इसको बोलते हैं इक्वेटर, और उसके ऊपर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल। चलिए, आंसर होगा टेम्परेट। अगला, व्हिच इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। ये भी हम आप लोग को खड़ा करके बोलते थे कि अमेजोन की घाटी में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो क्या करता है? पृथ्वी पर जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन अकेला यही देता है, अमेजोन की घाटी। इसीलिए इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी पर, पृथ्वी का लंग्स किसको कहते हैं? पृथ्वी का लंग्स, हम चिल्ला चिल्ला के बोले, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पृथ्वी का लंग्स किसे कहते हैं? अमेजोन की घाटी को। तो आंसर होगा अमेजोन रेन फॉरेस्ट। आंसर होगा सी। अगला, Which of the following species became extinct due to over extinction? हमने आपको एक जबरदस्त बात बताया था, याद करो कि आज तक कभी ये वर्ड देकर हम आप लोग को चिल्ला चिल्ला के बोले थे, और तुम जाके मेरा निकालो गेस क्वेश्चन, किस चैप्टर का? 15वां चैप्टर में एविल क्वार्टर। हमने आपको बोला भी था कि आज तक कोई भी टीचर ये क्वेश्चन, ये वर्ड लिख करके क्वेश्चन सेट नहीं किया। आज तक कोई भी टीचर जो क्वेश्चन सेट किया, ये लिख करके क्वेश्चन आज तक 12वीं के बोर्ड में कभी सेट नहीं किया। हाँ, भले ये लिख दे कि बायोडायवर्सिटी के लॉस के 4 कारण बताएं, अलग है, लेकिन ऐसा कभी नहीं पूछा। मैंने आपको बोला था कि बंदे, ये मैं अपना सेल्फ क्वेश्चन सेट किया हूं, एविल क्वार्टर। ऐसी 4 क्या बुराइयां हैं, 4 ऐसी क्या बुराइयां हैं जिस बुराइयों के कारण आज हमारे इस संसार में बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाए भी थे, रटवाए थे, खड़ा करके बुलवाए थे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। रटवाए थे ना? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजन ऑफ एक्जोटिक या एलियन स्पीसीज, को एक्सटिंक्शन, एक मर गया। 4 कारण रटवाए थे। ये 4 बुराइयां जाके देखो, मेरे गेस क्वेश्चन वाले में ये सब कुछ दिया हुआ था। मैंने बोला बेटा अगर ऐसा पूछ दे तो सारे लोग चारों नाल चित्त हो जाएंगे, भैया ये क्या है, ये तो कभी सुने ही नहीं थे। तो हमने क्लास में ऐसे कर समझाया था कि अगर लिख दे तो चारों नाल चित मत होना, समझना कि डी कुमार पढ़ा है तो वो 4 बुराइयां क्या है। तो प्यारे, ये क्वेश्चन आप में आया था, कल मुझे देखा मैं क्वेश्चन को, तो दिल बाग बाग हो गया कि ये बार क्वेश्चन सेटर क्या जबरदस्त क्वेश्चन सेट किया है, मजेदार। तो प्यारे, तो जब ये पढ़ाए थे ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो उसमें क्या था? पैसेंजर पिजन और सी स्टीलर्स, रसिया का जो सी स्टीलर काउ था वो भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और क्या क्या था? एक तीसरा एग्जांपल था आपके एनसीईआरटी में, क्या? सम मरीन फिशेस, समुद्र में पाई जाने वाली कुछ ऐसी मछलियां हैं जो अब क्या हो गया? नहीं है, एक्सटिंक्ट। तो आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिया है, कौन कौन? सम मैराइन फिशेस, पैसेंजर पिजन, सी स्टीलर्स काउ, यानी रसिया में पाए जाने वाले सी स्टीलर काउ अब दुनिया में नहीं रहा। ये सब गायब क्यों गया? ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। तो प्यारे, यहां पर आपका एक आंसर मिल गया, आंसर होगा ए। आगे चलता हूं, ड्राइविंग काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर बाय ह्यूमन इज आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्वेशन। इसका आंसर निरोली हम आपको पढ़ाए थे कि बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 15वां चैप्टर में कि क्यों हम कंजर्वेशन करें। हम आपको खूब बढ़िया समझाए थे 3 कारण कि भाई हम जिस चीज का यूज करेंगे, जिससे हम डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कंजर्वेशन करें। तो एक था नैरोली यूटिलिटेरियन कि हाँ ये छोटी मोटी बातें हैं, ये सब ले रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि भैया इसको सेवा करें। एक था नहीं, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन काउज, बड़े बड़े चीज, हवा ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, बिना ऑक्सीजन के तुम जी नहीं सकते, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है। ये आर्ग्यूमेंट का, ये वाद विवाद का मुद्दा है कि आप
कंजर्व करो, तो इसको रखा गया ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और एक था एथिकल इशू कि जियो और जीने दो। अगर आप में जान प्राण है तो उस प्लांट, उस एनिमल में जान प्राण है, मच्छर को भी मारने का आपका अधिकार नहीं है, उसको भी आप नहीं मार सकते हैं, उसको भी जीने दीजिए, आप जीते उसको भी, वो भी नेचर का एक क्या है, एक पार्ट है, जीने दीजिए। तो वो था एथिकल इशू में। तो माय डियर कहता है कि आप रोजमर्रे की जिंदगी में कुछ न कुछ बेनिफिट, ये दवाइयां, ये आग के लिए लकड़ियां लाते हो, दवाइयां लाते हो, टैनिन रबर्स लाते हो जंगलों से, और इसीलिए आपका कर्तव्य है कि बायो कंजर्वेशन करो। इसको किस कैटेगरी में रखा गया, तो नैरोली यूटिलिटेरियन में, इसीलिए इसका आंसर होगा नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स है, जो डायरेक्ट बेनिफिट आप लेते हैं। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ द, कितना आसान क्वेश्चन है, पीसी प्राइमरी कंज्यूमर कौन, देखो ध्यान से, टिड्डा, ग्रास ऊपर क्या घास को खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, काव फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या घास को खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन को खाया पॉन्ड इकोसिस्टम में, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन उल्फ जो भेड़िया है वो घास को नहीं खाता, ये कार्निवोरस है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन ये कभी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हो सकता। इसलिए कहता है कि कौन प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, भेड़िया, उल्फ। अगला है हाउ मच परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैप्चर्ड बाय द प्लांट में आपको समझाया था, रटवाया था सारा डेटा कि पार किसे कहते हैं, पार, इसे पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार। और पार का कितना परसेंट, मात्र 2 से 10%, जितना पार है उसका 2 से 10% ही प्लांट यूज करता है, और पूरी अर्थ के लिविंग बींग्स को सस्टेन करता है 2 से 10%, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 से 10%। अगला होगा इफ पर्सन्स ब्लड ग्रुप ए बी, हम इस पर आपको सवाल बनवाए थे ब्लड कलर ब्लाइंडनेस पर। ये अलग बात है कि कलर ब्लाइंडनेस से सवाल नहीं आया, अलग बात है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस और एबी ब्लड ग्रुप पर हमने आपको क्वेश्चन करवाया था और बोले कि कभी मिस मत करना, और हमने समझाया था कि आई नॉट होगा तो ब्लड ग्रुप ओ, आई नॉट और आई होगा तो ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि आई जीन जो एबीओ ब्लड ग्रुप का है इसका 3 एलील है, और ये मल्टीपल एलीलिम का एग्जांपल है, आई ए आई बी, ये दोनों डोमिनेंट, ये रिसेसिव है ना। और इस प्रकार से मैंने बोला था ऐसा होगा तो ब्लड ग्रुप बी, और प्यारे ऐसा होगा तो ब्लड ग्रुप ए, मैंने बोला ऐसा होगा तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर ऐसा होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी। ये पूरी कहानी आपको मैंने बताया था। तो आज क्वेश्चन है इफ ए पर्सन्स ब्लड ग्रुप इज ए बी व्हाट वुड बी हर जीनोटाइप, उसका जीनोटाइप क्या होगा, इसमें सोचना क्या है, आई ए और आई बी। अगर ऐसा होता तो ब्लड ग्रुप ए, ऐसा होता ब्लड ग्रुप ए, इसमें ओ, इसीलिए कहता ए बी का कैसा होगा तो डी होगा। चलिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स वुड बी फॉर्म्ड इफ द जीनोटाइप, जल्दी बोलिए, आप लोगों को क्या पढ़ाए थे, जल्दी बोलिए। हम आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में फॉर्क लाइन मेथड बताए थे ये बनाने के लिए, और एक रहते फॉर्मूला 2 पर पावर n, अगर कोई आपको पेरेंट दे दे ए बी बी और सी सी, तो ये क्या हुआ, n बराबर क्या हुआ 3, किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ये भी हेट्रोजाइगस, और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर अगर निकल गया किसी पेरेंट के जीनोटाइप में, तो टाइप्स ऑफ गैमेट बराबर 2 पर पावर n, 2 पर पावर 3 बराबर 8। तो ये था इस फॉर्मूला से। अगर पूछा कि 8 गैमेट का बताइए जीनोटाइप, तो इसको कैसे निकालते थे, फॉर्क लाइन मेथड से, याद है, ऐसे करके ए और ए, उसके बाद बी और बी, बी और बी, उसके बाद ऐसे सी और सी, सी और सी, सी और सी से। तो प्यारे ये तो पूछा ही नहीं, सिंपल बात पूछ दिया कि अगर ऐसा हो तो यहाँ n का मान 3 हो गया, तो कितने प्रकार का गैमेट बनाएगा, फॉर्मूला था टाइप्स ऑफ गैमेट बराबर 2 पर पावर n, 2 पर पावर n पढ़ाए थे, 2 पर पावर n, 3 पर पावर n, 4 पर पावर n, आंसर क्या होगा 8, आंसर क्या होगा 8। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हमने जब 5वां चैप्टर के लास्ट में पढ़ाया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या बोले थे, चीख करके कि इसमें एक क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे क्या कहें, हम ये नहीं बोलते कि पढ़ना छोड़ देंगे, ये सब बात हम बोलते भी नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये डैम श्योर है इसमें से एक आना ही है, चाहे वो टर्नर सिंड्रोम आवे, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तीनों में से एक क्वेश्चन आना ही है, हमने ऐसे बोला था। आप सब कुछ याद करो मेरे बातों को, और इस पर आया ना टर्नर सिंड्रोम, तो प्यारे उसी में से था क्लेनफेल्टर, टर्नर, डाउन। ये देखो एक ऑब्जेक्टिव भी आया, एक सब्जेक्टिव भी आया, ये तीनों क्या है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, लेकिन हीमोफीलिया क्या है, क्रोमोसोमल नहीं है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसलिए कहता कौन नहीं है, आंसर हो गया हीमोफीलिया।
अगर चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। आप लोग को तो पढ़ा है ना, क्रोमोसोम सेट यानी एक सेट है तो हैप्लॉइड, दो सेट है तो डिप्लॉइड, तीन सेट तो ट्रिप्लॉइड। तो मैंने बोला कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, अगर हैप्लॉइड है तो मेल, डिप्लॉइड है तो फीमेल, मैंने बताया था। और ये मेथड कहां अप्लाई होता है? हनी बी, वास्प्स यानी और टर्माइट्स, ये सब चींटी उटी वगैरह, व्हाइट चींटी, टर्माइट, दीमक में भी, और मधुमक्खी में, मेनली मधुमक्खी था। तो प्यारे कहता है इसमें आंसर क्या होगा? हनी बी। कि किसमें, किस एनिमल में सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है? क्रोमोसोम के सेट से, यानी हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। इसका नाम हुआ हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। यानी एन है, हैप्लॉइड है तो कह देना मेल होगा, ड्रॉन, और अगर डिप्लॉइड है तो पक्का वो फीमेल होगी। वही पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? हनी बी। अगला है 68, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड। क्लास में खड़ा करके पूछते थे कि नहीं, कि ऑब्जेक्टिव आएगा यहां से क्या चीज, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या हमको मिला कंक्लूजन। मेन दो पढ़ाते थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये भी पढ़ाए थे कि लॉ, ये डायहाइब्रिड क्रॉस से सिर्फ एक कंक्लूजन निकला था जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और मैं बार बार बोलता था यहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये दे देगा। और देखो आ भी गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो माने एक, जब हम किसी एक ही कैरेक्टर पर विचार करते हैं, मैंने आपको ये दिया था लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट के लिए, ये ऑब्जेक्टिव में दिया था, ये गेस्ट क्वेश्चन में दिया था, उससे आपका क्या आ गया? तो ऑब्जेक्टिव आ गया। तो प्यारे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तो था डायहाइब्रिड का, पूछ रहा है मोनोहाइब्रिड का, ये दोनों है। आंसर हो गया ए एंड बी। अगला चलता हूं, फॉसिल्स आर फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक। ये क्वेश्चन आपको हम क्लास टेस्ट में बनवाए हुए थे, किस प्रकार के रॉक में रहता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक में हमने बोला था पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं, कुछ याद करो, इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं मेंटेले, और इसको बोलते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट में बहुत सारा लेयर है जिसको बोलते हैं रॉक, रॉक चट्टान, चट्टान सेडिमेंट्री रॉक। और क्रस्ट के सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं? सॉइल। सब कहानी बताए थे। मैंने बोला कि हर सेडिमेंट्री रॉक में क्या फंसा होता है? फॉसिल्स। और उस फॉसिल्स का एज कैसे निकालते हैं? कार्बन डेटिंग से। और उस रॉक का अगर तुम एज निकाल लोगे तो उस रॉक में फंसे हुए फॉसिल्स का एज निकल जाएगा। उसी तरह हम निकालते डायनासोर, जो कि 65 मिलियन ईयर्स एगो क्या हो गया था? एक्सटिंक्ट कर गया था। चलो प्यारे, इसका आंसर होगा ए। और लास्ट क्वेश्चन प्यारे सुन लीजिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इन द एनिमल। मैंने बोला था कि होमोलोगस और एनालोगस पर बहुत मेहनत किए थे आप पर, और मैंने बोला था SSDF, याद है करो, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, मैंने बोला था। और इसके बाद बोले थे कि मन ही मन याद करना कि सेम ओरिजिन भी, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम ओरिजिन हो बट डिफरेंट फंक्शन हो, उसे होमोलोगस कहते हैं। SSDF बैंक से होम लोन लो, याद करो ना, SSDF बैंक से होम लोन लो। तो होम माने होमोलोगस, और SSDF बैंक सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। और हमने रटवाया था कि 2 फिगर वाला, कुकर बीटा, बोवेनविलिया वाला, ये सब रटवाए थे, और लिम्स वाला। और ये भी दिखा हुआ था कि हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये तीनों क्या है? ये तीनों एनालोगस है, ठीक है। स्वीट पोटैटो खड़ा करके बोलते थे अलुआ, आलू, दोनों अलग अलग है, एक रूट है तो एक स्टेम है, लेकिन पेट भरना काम सेम है। तो प्यारे, अलग अलग स्ट्रक्चर है लेकिन काम सेम है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, काम सेम है। फिलिपर्स और पेंगुइन, डॉल्फिन का अलग अलग स्ट्रक्चर है लेकिन काम सेम है। तो ये तीनों क्या? एनालोगस, बट ये क्या है? होमोलोगस। ये सब आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है, इसलिए कहीं से कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये जो 1 से लेकर 70 क्वेश्चन का पूरा मैंने डिस्कशन किया। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन हम मिस कर रहे हैं, 46वां क्वेश्चन, जो किसी लिखने में जो टाइपिंग किया गया उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन छूट गया, 46वां। अब वो क्वेश्चन क्या था आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर डाल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो। थैंक यू वेरी मच। और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत लोगों ने फोन किया, मुझे बहुत दिल बाग था कि सर बहुत मजा आया, बहुत अल्टीमेट मजा आया। आप जो पढ़ाए सर बेहतरीन पढ़ाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत कल से खुश हूँ। वैसे मेरी तबीयत कल से खराब चल रही है। ये क्वेश्चन का आंसर हम आपको कल ही दे देते, लेकिन कल से तबीयत खराब है। आज मैं कुछ बैच को नहीं भी पढ़ाया हूँ, आज 3 तारीख है। तो चलिए प्यारे, कोई बात नहीं, लेट ही सही, मैंने आंसर दे दिया। इसको देखना पक्का, वैसे आपके पास वक्त कम है, आपको पता है, आप अगले की तैयारी कर रहे होंगे तो, लेकिन फिर भी देखना, इसको आंसर मिला लेना, चाहे अभी या एग्जाम के बाद, जब भी देखो, लेकिन देखो जरूर। थैंक यू वेरी मच।
गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।